हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का वेब डेवलपमेंट के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम एक HTML डॉक्यूमेंट को खूबसूरत कैसे बनाएं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 प्रॉपरली देख लिया होगा। और इस लेक्चर के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं CSS के थ्रू। तो CSS का सिंपल सा मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका सिर्फ इतना सा काम होता है, जो आपने HTML डॉक्यूमेंट बनाया है उसको खूबसूरती देना। तो वो खूबसूरती कैसे दी जाती है वो तो मैं आपको कोड की मदद से सिखा ही दूंगा, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं CSS के बारे में। तो देखिए, आपने अगर मान लीजिए कोई घर खरीदा हो, तो घर की जो पहले सबसे पहले दिन होते हैं वो उस पे सिर्फ चार दीवारियां ही होती हैं। फिर उन चार दीवारी के ऊपर आप कलर चढ़ाते हैं और कुछ फर्नीचर का काम करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। और उस खूबसूरती को देख के आपको एज अ ह्यूमन भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब HTML के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं, तो हम HTML के थ्रू वो सारे काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी HTML के अंदर, कि वो खूबसूरती प्रदान नहीं कर सकता था अपने वेब पेज को। तो हमने CSS को लेकर आए, और CSS के पास ये वरदान है कि वो HTML को खूबसूरती प्रदान कर सकता है। तो जब भी हम CSS यूज करते हैं HTML के अंदर, हम जितना चाहें उतना मॉडिफिकेशन करके उसे खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत से मेरा मतलब क्या है, आप उसके अंदर कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियोस तो हम HTML के थ्रू भी लगा सकते थे, उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं CSS की मदद से। HTML में आपने देखा होगा कि सारी चीज वन बाय वन ही आ रही थी, आप CSS की मदद से उसे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आप CSS की मदद से लैपटॉप पे वेबसाइट अलग दिखे और फोन पे वेबसाइट अलग दिखे, वो तक कर सकते हैं। तो CSS का डेफिनेशन होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट। हमें ध्यान देना है स्टाइल जो शब्द है उसके ऊपर से, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने HTML वेब पेज को खूबसूरती देनी है। किसकी मदद से देनी है हमें? हमें CSS की मदद से उसे खूबसूरती देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं CSS का ये सफर। तो CSS का फुल फॉर्म आज आप सब जान चुके हैं, कास्केडिंग स्टाइल सीट। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं CSS के बारे में। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट इज यूज्ड टू स्टाइल द वेब पेज दैट कंटेन HTML एलिमेंट। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, HTML के अंदर आप जो भी लिखते हैं, पैराग्राफ हुआ, हेडिंग हुआ, जो भी आप लिख रहे हैं, उन्हें कहा जाता है एलिमेंट। आप कैसे लिखते हैं? दो टैग लगाते हैं, बीच में कंटेंट लेते हैं, उन सबको हम मिला के कह देते हैं एलिमेंट्स। वो और क्या कर सकता है CSS? तो CSS कलर चेंज कर सकता है, फॉन्ट साइज चेंज कर सकता है, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकता है, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर चेंज कर सकता है। और ऐसी बहुत ही तरह की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज का यूज करके आप अपने वेब पेज को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ चीज और जान लेते हैं। एग्जाम्पल बड़ा ही फनी है, लेकिन आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। HTML में हमने पहले ही फोटो देख ली थी, पहले ही सिंपल सा स्केलेटन। दूसरा क्या है? HTML प्लस CSS, मतलब स्केलेटन के ऊपर आपने चमड़ी और कपड़े लगा दिए, तब वो खूबसूरत इंसान दिखने लगा। वही होता है वेब पेज के अंदर। आप क्या करते हैं? सिंपल HTML लिखते हैं, CSS को यूज करके उसे आप चमड़ी चढ़ा देते हैं, मीन्स कलर वगैरह दे देते हैं, और थोड़े बहुत ग्राफिक्स लगा देते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखे और आपकी आंखों को देखने में अच्छा लगे। सही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, कुछ तरीके के CSS होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और ये सारी चीजें। तो ये तरीके इन द सेंस, इनको लिखने का तरीका अलग है। जब मैं कोड करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। और कुछ बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, कलर, बैकग्राउंड एक्सेट्रा। देखिए, मार्जिन पैडिंग मतलब जगह छोड़ना और कुछ नहीं। बॉर्डर का मतलब, मैंने अगर आपको याद हो टेबल के अंदर बताया था, हम कभी वैसे बॉर्डर नहीं देते, हम बॉर्डर हमेशा CSS की मदद से देते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं आप कलर की मदद से, और बैकग्राउंड कलर की मदद से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। ये थी कुछ बहुत ही बेसिक्स प्रॉपर्टी ऑफ CSS। इसके अलावा हम CSS अभी जानेंगे थोड़ा इन डेप्थ के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा तो जान ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं CSS का ये सफर। सफर कहां से शुरू होगा? सफर शुरू होगा VS कोड के ऊपर जाके। लेकिन VS कोड कहां पे रन करने वाले हैं हम रन करेंगे PW स्किल्स की लैब के ऊपर। तो चलिए आ जाते हैं PW स्किल्स के ऊपर। यहां आते ही मैं जाऊंगा PW स्किल्स की लैब के ऊपर। आपको सभी को पता है लेक्चर 1 के थ्रू। यहाँ पे क्लिक कीजिए स्टार्ट योर लैब पे, वेब डेवलपमेंट पे, HTML CSS में नाम दे दीजिए और उसे रन कर दीजिए। ठीक है, मैंने पहले से ही रन करके रख लिया आप लोगों के लिए, ताकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एम आई क्लियर टिलियर? तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना फाइल बनाना। तो हम अब शुरू करेंगे लिखना कोड अपना HTML और CSS के अंदर।
तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल बनाएंगे index.html की, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहली फाइल हम index.html ही बनाते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का डाउट, अगर उन्होंने किसी और नाम से फाइल बना दी तो क्या होगा। तो चलिए हम इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर इन केस आपने किसी और नाम से फाइल बनाई है तो उसे कैसे रन कर सकते हैं हम अपनी लैब के अंदर। तो मान लीजिए मैंने एक HTML की फाइल बनाई जिसका नाम मैंने रखा pwskills.html और मैंने मार दिया एंटर। अब हम लेकर आएंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड कैसे लाते हैं, हम करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क और हिट करते हैं टैब, और ये जो काम हमारे लिए पूरा का पूरा तैयार करके दे देते हैं। इन जादुई चिराग का नाम है एमेट। एमेट क्या करते हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं HTML और CSS को और ज्यादा तेजी से लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो मान लीजिए मैंने ये कर दिया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं क्लास क्लास 3 और फिर लिख देते हैं HTML एंड CSS। अब इसे रन कैसे करना है, तो रन करना हम सबको आता है। राइट क्लिक करेंगे और करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। आप जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखकर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा URL करते हैं कॉपी, नए टैब में जाके करते हैं पेस्ट और लिखेंगे 5500 जो कि है हमारा पोर्ट नंबर। ये लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, स्लैश और लिख देना है pwskills.html और हिट कर देना है एंटर। जैसे ही आप उसे लिख के करते हैं एंटर, आपने जो index.html फाइल नहीं बनाई है वो आपके सामने खुल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी नाम से फाइल बना लीजिए, हमारे वेब ब्राउजर को खाली उसका नाम चाहिए रन करने के लिए। और index.html फाइल जो होती है उस केस में नाम की जरूरत इसके लिए नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जितने भी सर्वर हैं उन सबको ये सिखाया गया है कि जो सबसे पहली फाइल, जो डिफॉल्ट फाइल, जो ब्राउजर रन कर ओपन होते ही जो फाइल हमें रन करनी है उसका नाम होना चाहिए index.html। तो इसलिए जब भी आप index.html लिखते हैं तो आपका जो वेब सर्वर है या जो भी वेब ब्राउजर है वो समझ जाता है कि index.html डिफॉल्ट फाइल है रन करने के लिए और वो उसे रन कर देता है। अगर आप index.html के अलावा कोई और नाम लिखते हैं तो आपको वेब सर्वर और वेबसाइट जो वेब बना रहे हैं आप उसे बताना पड़ता है कि आप दूसरी कौन सी फाइल रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पे H1 लिख के pw skills लिख देता हूँ, सेव करते ही यहाँ पे वो चीज रिफ्रेश मारते ही आ जाती है। तो इसका मतलब आप फाइल किसी भी नाम से बना लीजिए वो रन होगा ही होगा। और इनकेस आप अगर नाम इस तरह नहीं लिखते हैं और ऐसे भी लिख के एंटर मार देते हैं तो यहाँ पे इस जगह पे जितनी भी फाइल होगी, मतलब करंट डायरेक्टरी जो हमारी है, मतलब ये जो करंट काम करने का जगह है, हमारा जो प्लेस है सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम में जितनी भी फाइल पड़ी होंगी उन सबकी नाम यहाँ पे, उन सबके नाम यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाएंगे। तो इस समय मेरे पास एक ही फाइल है जिसका नाम है pwskills.html। इस पे भी आप क्लिक करके उसे लोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आप index.html के अलावा कोई और फाइल बनाते हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि उसे आप किस तरह रन कर सकते हैं लैब के ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे कर देते हैं हम फिर से डिलीट और हम बना लेते हैं अपनी वही सेम index.html फाइल, क्योंकि हमें index.html फाइल बनाना बहुत ज्यादा है पसंद, ठीक है। तो हमने बना लिया index.html और बॉयलर प्लेट कोड कैसे लाते हैं, अपना जादुई चिराग जिसका नाम है एमेट उसको लेकर आएंगे और वो बॉयलर प्लेट कोड पूरा का पूरा रेडी करके हमको दे देगा। अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे देता हूं, तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा क्लास 3 HTML एंड CSS। एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एक पाइप सिंबल ताकि वो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो लैब के ऊपर भी लैब टेम्पलेट फिर पाइप करके pw skills लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको याद हो जब हम स्लाइड्स देख रहे थे तो स्लाइड्स में लिखा था टाइप्स ऑफ CSS। देखो टाइप्स ऑफ CSS कुछ नहीं होता, उसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि हम कितने तरीके से CSS को HTML के अंदर लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला सीखेंगे उसका नाम है एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल जो वर्ड है उससे ही समझ में आता है कि ये भाई साहब कहीं बाहर से आने वाले हैं। मतलब
ये भाई साहब जो है एक्सटर्नल सीएसएस है, वो इस फाइल के अंदर नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कहीं और दूसरी फाइल में, और उस फाइल को आपको यहाँ लेकर आना होता है। तो चलिए हम उसी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बना लेते हैं और जिसका नाम देंगे हम style.css और हिट करेंगे एंटर। जैसे ही आप हिट एंटर करते हैं आपकी सीएसएस फाइल बनके हो जाती है तैयार। अब समझते हैं कि सीएसएस शुरू करने से पहले एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब आपने चार दीवारी का एक घर खरीद लिया जो कि है पेटी पैक नया नया। अब आप उस पे करते हैं कलर करने की शुरुआत। तो कलर की शुरुआत करने से पहले आप कलर डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रेड कलर करने वाला हूं मेरी दीवारों के ऊपर। तो जो दूसरी चीज आप डिसाइड करते हैं कि टारगेट क्या है आपका, मीन्स आप किस दीवार पे रेड कलर अप्लाई करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है हम चारों दीवार पे अलग अलग कलर करवाते हैं, कई बार सेम कलर हम चारों दीवार पे करवाते हैं। तो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, जब भी आप सीएसएस अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि टारगेट कौन है आपका, मीन्स आपको जो स्टाइल देनी है वो किसको देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने अगर फेस को भी ब्यूटीफाई करते हैं तो आपको पता होता है जो भी मेकअप का सामान आप यूज करने वाले हैं वो फेस के ऊपर करेंगे। तो टारगेट कौन होता है, फेस। उस तरह जब आप दीवालों को कलर कर रहे हैं तो आपका टारगेट होती है कोई एक दीवार या चारों दीवार। ठीक है। उसी तरह जब भी सीएसएस की शुरुआत करते हैं तो हमको एक टारगेट करना होता है कि किस जगह पे वो सीएसएस अप्लाई होना चाहिए। तो अभी के लिए एज अ बिगिनर मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर सीएसएस अप्लाई हो और मेरा बॉडी का जो कलर पहले आप व्हाइट देख रहे थे एचटीएमएल के अंदर वो अब बदल जाए। तो उसे करने के लिए आपको लिखना रहेगा बॉडी। ये बॉडी क्या है, बॉडी मतलब टारगेट। आप अभी जो सीएसएस जो स्टाइल लिखेंगे वो अप्लाई किसको करे, तो मैं कर रहा हूं अप्लाई बॉडी को। ठीक है। ये लिखने के बाद आपको करना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उससे समझ में आ जाता है कि आपने टारगेट बनाया, और टारगेट बनाने के बाद नीचे जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उन्हें आपने एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया करली ब्रैकेट बनाने के बाद। ठीक है। करली ब्रैकेट के अलावा आप कोई और ब्रैकेट बनाते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की दुनिया में मिलेगी एरर। ठीक है। तो हम करली ब्रैकेट के थ्रू अब इसे कर देते हैं पैक। एक प्रॉपर्टी आपने स्लाइड में देखी होगी जिसे कहते थे बैकग्राउंड कलर। अब उसके लिखने का एक शॉर्टकट बताता हूं जो एमिट हमें देता है। हम लिखेंगे बीजीसी। जैसे ही आप बीजीसी लिखते हैं आपके सामने आ जाता है बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर देने वाले हैं हम देने वाले हैं आरईडी, रेड। ठीक है। रेड करते ही सेव कीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पीडब्ल्यू स्किल्स की वेब फाइल को डिलीट कर दिया, जिसे मैं हटा देता हूँ और मारता हूँ एंटर। तो फाइल लोड हो जाती है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि मेरे HTML में इस वक्त कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। वो क्यों? वो इसके लिए कि मैंने मेरी CSS की फाइल तो बना के रेडी कर ली, लेकिन मैंने मेरे घर का एड्रेस नहीं बताया। मतलब मैंने कलर तो डिसाइड कर लिया दुकान पे जाके, लेकिन मैंने पेंटर को अपने घर तक लेके नहीं आया ताकि वो मेरा कलर कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, इस HTML फाइल को हम एड्रेस देंगे, भाई साहब आपको यहां जाके ये फाइल को लेकर मेरे पास आना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे लिंक कॉलन CSS। ये एक शॉर्टकट होता है एमिट के अंदर लिंक का कंप्लीट सिंटेक्स लाने के लिए। जैसे ही मैं लिंक कॉलन स्लैश सॉरी कॉलन CSS कर देता हूं, उसके बाद मैं ला सकता हूं पूरा कंप्लीट सिंटेक्स CSS का, मीन्स वो जो लिंक टैग होता है उसका। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा डॉट स्लैश और स्टाइल डॉट CSS। डॉट स्लैश लगाना जरूरी होता है, क्यों होता है वो हम किसी और लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया CSS। तो क्या अब मेरे घर को और पेंटर को एक दूसरे का एड्रेस पता है? मेरे घर को मतलब मेरे घर का एड्रेस मेरे पेंटर को पता है। तो हाँ, अब पता चल चुका है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ आते ही हम देख सकते हैं अपना रेड कलर पूरी की पूरी वेबसाइट पे हो चुका है अप्लाई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हम कभी भी कलर इस तरह नहीं देते। उसका सबसे बड़ा कारण है, मैं बताता हूं। देखिए, वेब ब्राउजर जो हैं वो बहुत सारे और बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और हर वेब ब्राउजर रेड को रेड ही एक्चुअल रेड समझे ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। कोई डार्क रेड समझ सकता है, कोई लाइट रेड समझ सकता है, कोई रेड का कोई और वेरिएंट समझ सकता है। तो जो आपने वेबसाइट बनाते वक्त रेड कलर को इमेजिन किया था अपने ब्रेन के अंदर, अपने ब्राउजर के अंदर, वो वेबसाइट लाइव होते ही किसी को अलग कलर दिख रहा है, किसी को अलग कलर दिख रहा है।
क्योंकि सब अलग अलग वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हेक्स कोड। हेक्स कोड जो होता है वो यूनिवर्सल ही ट्रू होता है, क्योंकि हेक्स कोड बना होता है 3 कलर को मिला के, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे उसे लाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे चले जाना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे सीधा लिख दीजिए कलर पिकर, और कलर पिकर लिख के मार दीजिए एंटर। जैसे ही आप कलर पिकर लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड, बहुत सारे कलर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मान लीजिए मुझे रेड लाना है, तो मैं इस लाइन को लेके आऊंगा रेड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा का पूरा रेड का शेड है, तो मान लीजिए मैं शेड थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आगे देखिए हेक्स लिखा हुआ है, तो ये है हेक्स कोड। इसको कर लीजिए कॉपी, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ठीक है, इसको हटा दीजिए और यहां पे कर दीजिए पेस्ट। पेस्ट कर दिया आपने। अब ये करने से फायदा क्या होगा, जितने भी वेब ब्राउजर हैं वो एक ही रेड कलर दिखाएंगे सभी यूजर्स को। कोई भी वेरिएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी अलग अलग थोड़ा भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने हेक्स कोड दिया है। ठीक है, और हेक्स कोड लाने के लिए आपको बार बार गूगल पे या कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आप हमारे लैब के अंदर ही इस कलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और आपको यहाँ पे जब भी हैश कोड लिखा रहता है तो उसके पहले हैश का सिंबल होता है। तो आप यहाँ पे ही उस कलर को चेंज या चूज कर सकते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। तो दोबारा हम कलर पिकर पे ना जाके यहीं से चूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं और कर देते हैं रीलोड। तो अब देख सकते हैं कलर जो हल्का सा चेंज हो गया। अब आप कोई भी ब्राउजर यूज करो, ये ऐसा का ऐसा ही दिखने वाला है। तो हमने सीख लिया सबसे पहली सीएसएस जो थी एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल का मतलब वो कहीं और, इस फाइल के अलावा कहीं और लिखी गई है, और मैं उसे बुला के उसका स्टाइल अप्लाई करूंगा, उसे कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। सेकंड होती है इंटरनल सीएसएस, और थर्ड होती है इनलाइन सीएसएस। तो अब हम समझेंगे कि इंटरनल सीएसएस को लिखा कैसे जाता है। तो अब यहां पे आ जाते हैं, और मैं यहां पे लिखूंगा स्टाइल। कहां पे लिख रहे हैं स्टाइल, ध्यान रखिएगा मैं स्टाइल लिख रहा हूं सेम एचटीएमएल फाइल के अंदर, हेड टैग के। ठीक है, तो क्या करते हैं, तब हम इस लाइन को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, इस लाइन को कमेंट करके इन 3 कैरेक्टर को मिटा के अपना वेब पेज फिर से देख लेते हैं। तो हमारा वेब पेज इस वक्त है सिंपल नॉर्मल सा एचटीएमएल वाला। ठीक है, अब यहां पे आके हम लिखेंगे स्टाइल और हिट करेंगे टैब। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टाइल लिखने के बाद हिट किया टैग, स्टाइल टैग पूरा का पूरा आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, क्योंकि हम बॉडी को अप्लाई करने वाले हैं, और फिर से हम लिखेंगे बीजीसी, और फिर से हम लिख देंगे रेड। और आपको पता है रेड इस तरह नहीं लिखते, हमेशा क्या यूज करेंगे, हेक्स कोड। तो क्लिक कीजिए इस पे क्लिक कीजिए, और हेक्स कोड आपके सामने आके तैयार है। तो हमने ले लिया यही वेरिएंट रेड का, रेड नहीं, इस वक्त कुछ और वेरिएंट लेते हैं चलिए। ठीक है, तो इस समय हम वेरिएंट लेंगे मेरा फेवरेट ग्रे। ठीक है, विच इज 808080, मेरे को याद हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है। तो ग्रे आ चुका है। अब आप देखेंगे सीएसएस को जाके, तो आप देखेंगे ग्रे अप्लाई हो चुका है। आपने एक बात नोटिस की, इस समय मुझे कोई बाहर से फाइल नहीं लानी पड़ी। मैंने मेरे एचटीएमएल के अंदर ही, हेड के अंदर ही स्टाइल टैग का उपयोग करते हुए अपना सीएसएस अप्लाई कर दिया। मतलब मेरी जो डिजाइन स्कीम थी मैंने उसे अप्लाई कर दी, कि मेरे पूरे के पूरे पेज को कैसा दिखाना है आपको, ग्रे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे H1 भी लिखता हूं, और यहाँ पे मैं लिखता हूं PW स्किल्स, तब अगर मैं पेज जाके देखूंगा तो ये भी आ चुका है। तो बैकग्राउंड कलर रहेगा मेरा हमेशा ग्रे, और उसके ऊपर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो आएगा ब्लैक कलर के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। चलिए, तो इसे कहते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल मतलब उसी फाइल के अंदर, इंटरनल नाम और मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनलाइन। ठीक है, अब उसके पहले भी हम इसे कर देंगे कमेंट। आप सभी को पता होगा कमेंट की हुई कोई भी चीज रन नहीं होती। ठीक है, अब कर दिया मैंने कमेंट। अब हम समझते हैं इनलाइन। तो इनलाइन का मतलब इन लाइन, लाइन के अंदर सीएसएस लिखा हुए को बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, एक्सटर्नल मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और इनलाइन मतलब
उस लाइन के अंदर, मतलब जहां पे आपको अप्लाई करना है आप वहीं पे CSS लिख देंगे। ठीक है, तब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल और अपना फेवरेट बैकग्राउंड कलर, और फिर से वही फेवरेट कलर रेड, और कर देते हैं सेव। ठीक है, इस तरह नहीं लिखते, आप लोग हेक्स कोड अप्लाई कर लीजिएगा। अब आके देखते हैं यहाँ पे हो गया रेड। ठीक है, तो तीनों CSS हमको समझ में आ गए, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, इंटरनल मतलब उसी डॉक्यूमेंट में, इनलाइन मतलब उसके अंदर जहां पे आपको अप्लाई करना है। तो मुझे कहाँ अप्लाई करना था, बॉडी को अप्लाई करना था। जब मैं ये लिख रहा था तब भी मैं किसको अप्लाई कर रहा था, बॉडी को। और जब मैंने ये लिखा था तब भी मैंने किसको अप्लाई किया, बॉडी को ही अप्लाई किया। तो अब एक सवाल आ जाएगा सिंपल सा, कि अगर सर मैंने तीनों के तीनों लिख दिए हैं तो कौन सा रन होगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे येलो। तो अभी कौन सा कलर अप्लाई होगा, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि हमने कुछ कर दी है गलती येलो की स्पेलिंग में। तो मैंने लिख दिया येलो। अब आके मैं यहां देखूंगा तो येलो कलर आ चुका है। अब मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, तो अब जाके देखते हैं तब भी येलो है। और फिर अगर मैं इस लाइन को भी हटा देता हूं और अब जाके देखता हूं तब भी येलो है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी हुई, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हुई इनलाइन CSS की। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसे कट करके सेव कर देता हूं, तो अब हम देखेंगे ग्रे हो गया। ग्रे क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल CSS भी है और इंटरनल CSS भी है। तो इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, इंटरनल CSS की। तो इंटरनल आ गया। अब मान लीजिए मैं इसे कर देता हूं कमेंट, और अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास हो गया रेड। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की, सेकंड इंटरनल, और थर्ड इज एक्सटर्नल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम समझते हैं CSS की और प्रॉपर्टीज को भी। तो हम समझ चुके हैं कि इंटरनल CSS क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है, और एक्सटर्नल CSS क्या होते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS को लेके कैसे आएंगे। अब हम समझेंगे कि CSS की और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो सबसे पहले कोई भी CSS सीखता है तो जो दूसरी चीज हमें सीखनी चाहिए CSS लाने के बाद, वो है सेलेक्टर। सेलेक्टर क्यों, मान लीजिए आपने घर बनाया, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी दीवार पे आप मिरर लगाएंगे और कौन सी दीवार पे आप कपबोर्ड लगाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे घर में मिरर और पूरे घर में कपबोर्ड लगा दिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जो हमने पहले सीखा उसमें हमने बॉडी को टारगेट करके समझ तो लिया कि CSS अप्लाई कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि हम किस तरह अलग अलग एलिमेंट्स को टारगेट करके उन्हें अलग अलग चीज दे सके, जैसे कलर दे सकें, फॉन्ट दे सकें, उनका हाइट विड्थ चेंज कर सकें, मीन्स उनको डेकोरेट कर सके ताकि वो और बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो अब ये हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले या सेलेक्टर्स लिखने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। जैसे कि अगर आपने घर खरीदा तो चार दीवार होती हैं, तो आपके पास चार चीजें हैं काम करने के लिए और घर को सुंदर बनाने के लिए। एज ऑफ नाउ हमारे HTML डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही दीवार है जो कि है H1। तो हमें और कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, मीन्स और टैग्स की जरूरत पड़ेगी और एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वेब पेज के ऊपर, ताकि हम टारगेट करना सीख सकें। तो शुरू करने से पहले, सेलेक्टर्स जानने से पहले चलिए बना लेते हैं और बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम H1 बना चुके हैं। एक काम करते हैं, हम दो पैराग्राफ बना लेते हैं। एक में लिख देते हैं लॉरियम 10 और एक में लिख देते हैं पी से लॉरियम 7। तो इससे क्या होगा कि थोड़े बहुत कंटेंट रहेंगे हमारे पास ताकि हम उस पर काम कर सकें। और अगर आप सोच रहे हो मैंने ये कैसे किया कि सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, व्यू पे जाना है और वर्ड रैप को चालू कर देना है। जैसे ही आप वर्ड रैप को चालू कर देते हैं, देखिए मैंने अब वर्ड रैप को चालू कर दिया। तो वर्ड रैप को चालू करते ही आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाती है अपने वेब पेज पे काम करने के लिए। बहुत ज्यादा स्पेस मतलब आप कोई भी चीज आपको स्क्रॉल करके लेके जानी नहीं पड़ेगी, सब कुछ एक ही वेब पेज पे आने वाला है। और मैंने इसको भी हाइड कर दिया है साइड पे ताकि स्पेस मिल सके। तो मैंने पैराग्राफ ले लिया, फिर से मैं H1 लेते हैं। चलिए फिर से हम लेते हैं H1, इसको कर देते हैं इरेज, और फिर से लेते हैं हम H1 और इसके अंदर लिख देते हैं हम हेलो वर्ल्ड वेरी फेमस इन प्रोग्रामिंग। और इसके बाद हम लेते हैं एक लिस्ट जिसके अंदर हम LI बनाएंगे। और कितनी LI बनाएंगे, अभी तो फिलहाल के लिए एक ले लेते हैं और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। तो इतना वेब पेज हमारा बनके हो चुका है रेडी, मींस एटलीस्ट कंटेंट हमारे पास दिखाने के लिए
वेब पेज पे आ चुका है। ठीक है, मीन्स हमने अभी बहुत बेहतर तो वेब पेज नहीं बनाया है, लेकिन इतना तो बना लिया है कि हम सीख सकें कि सेलेक्टर काम कैसे करेंगे। तो अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम सारा का सारा CSS लिखने वाले हैं एक्सटर्नल फाइल के अंदर। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे इंटरनल CSS भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब हमें जानना है कि टारगेट कैसे करें। मैं H1 को कैसे टारगेट करूं, मैं इस वाले P को कैसे टारगेट करूं और इस वाले P को कैसे छोड़ दूं पैराग्राफ को, मैं इस H1 को कैसे टारगेट करूं, मैं इस OL को कैसे टारगेट करूं, हम समझने जाने वाले हैं ये। तो चलते हैं यहाँ पे। तो सेलेक्टर की दुनिया में एक जो सेलेक्टर है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर लिखा जाता है एस्ट्रिक की मदद से, और उसके बाद हम लगा देते हैं अपना फेमस ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। ओके, तो इस ब्रैकेट को लगाने के बाद हम लिख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। और याद रखिए, जो भी आप यहां पे लिखेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज आप यहां पे लिखेंगे, वो ओवरऑल पूरे के पूरे HTML के वेब पेज पे अप्लाई होने वाली है। चलिए समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया BGC विच इज बैकग्राउंड, और मैं बैकग्राउंड लिख देता हूं, यहाँ पे ले लेते हैं हम येलो। ठीक है, और यहां पे आके आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वेब पेज हो चुका है येलो। एस्ट्रिक क्या होता है? यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब जितनी भी चीजें हैं मैं सब पे अप्लाई होऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहां पे आया और मैं यहां पे लिख देता हूं फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया 25 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे, तो आप देखेंगे कि जितने की भी चीजें थी H1 पैराग्राफ लिस्ट, सब हो चुकी हैं 25 पिक्सल्स की। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा, अभी समझ लेते हैं, इसको कर देते हैं 250 पिक्सल। अब देख लीजिए, सब हो गए बड़े बड़े। ठीक है, तो अपने आप सब बड़े हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो सभी को प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये था यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगर आपको पूरा का पूरा वेब पेज सेलेक्ट करके कोई पर्टिकुलर स्टाइल सबको देनी हो, अब इसका यूज केस क्या होता है वो समझ लेते हैं। मीन्स ये यूजुअली हम यूज कहाँ करते हैं वो जान लेते हैं। तो क्या होता है, जब भी आप कोई वेब पेज बना रहे हो जिसमें HTML और CSS सारी चीजें लगाई गई हों, तो वेब पेज क्या करता है, मीन्स जो ब्राउजर है वो क्या करता है, वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग दे देता है आपके वेब पेज को, जिसको अवॉइड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं 99% ऑफ टाइम। यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम क्या कर देते हैं, मार्जिन 0 पैडिंग 0। इससे क्या होता है, जो ब्राउजर डिफॉल्ट अप्लाई कर रहा है वो हो जाता है ओवरराइट, और जो हमने लिखा है वो हो जाता है अप्लाई। अब मार्जिन और पैडिंग क्या होता है वो हम भी समझ लेंगे। अभी के लिए खाली इतना ध्यान रखिए कि बाई डिफॉल्ट ब्राउजर भी थोड़े CSS अप्लाई करता है। थोड़े मीन्स मार्जिन और पैडिंग ही यूजुअली वो अप्लाई करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब इसे कर देते हैं हम कमेंट। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोगों को ये फाइल मिल सके। अब इसके बाद आता है टैग सेलेक्टर, और कहते हैं हम इसे एलिमेंट सेलेक्टर भी। टैग और एलिमेंट से आप मतलब तो समझ ही चुके होंगे। ये है हमारा टैग, या तो पूरे को कर लीजिए एलिमेंट, इसको कहेंगे टैग और इसको कहेंगे एलिमेंट, आप सबको पता ही है फ्रॉम लेक्चर 1। तो अब इसे जान लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं लिखना, यहां पे आ जाइए CSS में। CSS में मैं लिख देता हूं H1। ठीक है, H1 लिखने के बाद मैं लिखता हूं कलर। ठीक है, कलर में यहां पे लिख देता हूं रेड। ठीक है, और हमें कभी भी रेड इस तरह लिखना नहीं होता। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमेशा हेक्स कोड ही लिखें। तो चलिए हम हेक्स कोड ही लिख लेते हैं इस वक्त के लिए। तो ये हो गया, कोई शेड ले लेते हैं रेड का, हम इसे ले लेते हैं। तो हमारे पास आ चुका है हेक्स कोड, इसे कर दिया सेव। अब आ जाते हैं और कर देते हैं रन। ठीक है, जैसे ही रन होता है आप देखेंगे यहां पे ये चीज और ये चीज हल्की सी ब्राउनिश हो चुकी है। क्यों ब्राउनिश हो चुकी है हल्के से? क्योंकि यहां H1 में मैंने ये अप्लाई किया था। और मैं यहां पे आता हूं तो दो H1 है, एक क्वेश्चन में लिखा है हेलो वर्ल्ड और एक H1 में लिखा है PW स्किल्स। तो दोनों यहां पे अप्लाई हो चुके हैं। मान लीजिए मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे आके मैं इसको चेंज कर देता हूं किसी और कलर के अंदर। मान लीजिए मैं कर देता हूं 81 82 83, रैंडम कलर मैंने ले लिया। ठीक है, कर दिया सेव। अब मैं यहां पे आके अगर इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वो ग्रे कलर अप्लाई हो जा रहा है। यहां पे PW स्किल्स पे भी वो ग्रे कलर आ चुका है और हेलो वर्ल्ड पे भी ग्रे कलर आ चुका है।
और फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ का पी। पैराग्राफ लिखने के बाद भी अगर मैंने कलर लिख दिया, कलर लिखने के बाद चलिए यहाँ पे कर देते हैं एक्वा। ठीक है, हम ऐसे कभी भी एक्वा नहीं देते, आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमेशा हेक्स कोड का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आइए तो ये देखिए एक्वा ये वाला पैराग्राफ भी हो गया और एक्वा ये वाला पैराग्राफ भी हो गया। मीन्स दोनों पैराग्राफ क्या हो गए इस वक्त एक्वा कलर के अंदर आ चुके हैं। लेकिन अब एक सवाल आ रहा है कि मुझे मेरे सारे पैराग्राफ को एक्वा नहीं देना, तो मैं क्या करूं? मुझे मेरी दोनों हेडिंग को सेम कलर नहीं देना, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब समझ लेते हैं हम उसे थोड़ा सा। तो उसे कैसे समझेंगे पहले जान लेते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम इमेज टैग लिख रहे थे, या जब हम ऑडियो वीडियो टैग लिख रहे थे, या जब हम एंकर टैग लिख रहे थे, तो हमने एक चीज का इस्तेमाल किया था जिसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होती थी? उस टैग की प्रॉपर्टीज होती थी, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो। और वो उसे थोड़ी ताकत प्रदान करती थी और काम को अच्छा करने के लिए और एफिशिएंट करने के लिए। मींस उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती थी जिससे वो और अच्छा काम कर सके। ठीक है, तो उसी तरह आप जितने भी टैग होते हैं उन सब को क्लासेस और आईडी दे सकते हैं। आप दे सकते हैं क्लास और आप दे सकते हैं आईडी। ठीक है, अब ये क्लास और आईडी क्या होता है? तो सीएसएस के अंदर क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर होते हैं। अब ये जान लेते हैं क्या होता है। तो आपको इस तरह लिखना है, क्लास इक्वल टू और फिर उसका ऐसे करके लिख देना है, मीन्स डबल इक्वल टू फिर डबल कोट। तो यहां पे आप देंगे क्लास का नाम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे नाम दे देता हूं 1 और आईडी में दे देता हूं 2। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्लास दे दिया 1 और क्लास दे दिया 2। अब मैं आ जाऊंगा मेरे सीएसएस में, और अब मुझे मेरे H1 को ना टारगेट करते हुए मुझे टारगेट करना है मेरी क्लास को। तो मेरी क्लास का नाम क्या था, चलिए जान लेते हैं। यहां पे आ जाएंगे और मेरी क्लास का नाम था 1। तो अब क्लास को कैसे टारगेट करते हैं? क्लास को टारगेट करने के लिए हम लिखेंगे डॉट और लिख देंगे 1। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं कमेंट ताकि आपको ये याद रहे। और मैं यहां पे लिख देता हूं नाम टैग स्लैश एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास सेलेक्टर। ठीक है, चलिए अब यहां पे आ जाते हैं और मैं यहां पे करता हूं रीलोड। ठीक है, और जैसे ही मैंने रीलोड किया, मेरा एक ही क्लास में ग्रे कलर अप्लाई हुआ जो कि था H1। मेरा और कोई भी कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। तो ये होती है क्लास की खासियत। जब भी आप किसी को एक क्लास दे देते हैं क्लास 1, और जब भी आप उसे टारगेट करेंगे, ठीक है, क्लास को टारगेट कैसे करते हैं? डॉट लिख के, और डॉट लिखने के बाद हमें लिखना होता है उस क्लास का नाम। तो मैंने डॉट लिखने के बाद लिख दिया ONE1। तो अब मैं टारगेट कर रहा हूं 1 क्लास को, और मैंने यहां पे दे दिया कलर सम शेड ऑफ ग्रे। अब अगर मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, मैं इस क्लास को कॉपी करके अगर मैं यहां पे दे दूं, चलिए मान लेते हैं पैराग्राफ में दे देते हैं। ठीक है, मैं यहां पे देके सेव कर देता हूं। अब यहां पे आके कर देते हैं रीलोड। तो आप देखेंगे ये वाली लाइन भी ग्रे हो गई और ये वाली लाइन भी ग्रे हो गई। तो अगर अब मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, सॉरी मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो मैं सबको बेस्ड ऑन माई डिसीजन में अलग अलग चीजें दे सकता हूं। मीन्स अलग अलग स्टाइल्स दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखा जिसके पास क्लास 1 है, ठीक है, उन सब की फॉन्ट साइज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 पिक्सल। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे पैराग्राफ भी बन गया 25 पिक्सल का और हेडिंग भी बन गई 25 पिक्सल्स की। नहीं विश्वास हो रहा, मतलब नॉर्मल लग रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसे 70। सेव, इधर आ जाते हैं तो देखिए, तो हेडिंग भी हो गई 70 पिक्सल की और पैराग्राफ भी हो गया 70 पिक्सल का। मींस अब क्या हो रहा है, जहां जहां क्लास अप्लाई किया जा रहा है वहां वहां वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। कौन सी? कलर की और फॉन्ट साइज की। ठीक है, अब आ जाते हैं आईडी पे। अब हमने बनाई थी एक आईडी जो कि थी इस पैराग्राफ में, हमने आईडी बनाई थी यहां पे H1 पे। ठीक है, अब करते हैं इसे टारगेट। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कमेंट कर देंगे और लिखेंगे आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आ जाते हैं बाहर। आईडी सेलेक्टर मतलब क्या? तो जिस तरह आपने क्लास सेलेक्टर देखा, दोनों की डेफिनेशन सेम है। अब ये आईडी में लिखने का तरीका बदल जाता है। आईडी लिखते वक्त हम यूज करते हैं हैश सिंबल और आईडी का नाम। चलिए देख लेते हैं आईडी का नाम क्या है। आईडी का नाम है 2
यहां पे आके लिखेंगे हम 2। 2 लिखने के बाद मैं ऐसे करता हूं, फिर एंटर मार देता हूं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कलर, ठीक है। या तो यहां पे हम बीजीसी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहां पे बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया यहां पे येलो, ठीक है। रेंडमली मैं कोई भी कलर लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आके इसे करते हैं रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं मेरी हेडिंग को, जो हेलो वर्ल्ड था, उसको पूरा का पूरा येलो कलर अप्लाई हो चुका है। और यहां आके देखते हैं, अगर मैं इस आईडी को यहां से निकाल लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, और मैं यहां आके इसको कर देता हूं पेस्ट और कर देता हूं सेव, ठीक है। अब मैं अगर यहां आके इसे करूंगा रन, तो आप देख सकते हैं इसको भी येलो अप्लाई हो गया, इसको भी येलो अप्लाई हो गया। तो आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, तो क्लास भी सेम काम कर रहा था और आईडी भी सेम काम कर रही थी, तो दोनों को लिखने का तरीका भी अलग था। तो ऐसा क्यों किया गया वो जान लेते हैं, ठीक है। एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर सेम क्लास की मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब आपने कोई स्टाइल बनाई है, आप वो स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ HTML को दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम दिया मैंने PW स्किल डिजाइन, जो स्पेशल डिजाइन हमारे लिए ही है। अब मैं मेरे वेब पेज में जहां जहां वो डिजाइन अप्लाई करना चाहता हूं उसे मैं क्लास दे दूंगा, और हर एलिमेंट के आगे अंदर एट्रीब्यूट के अंदर मैं उस डिजाइन का नाम, जो भी क्लास नाम है, वो मैं लिख दूंगा। तो उससे क्या होगा, वो डिजाइन हर क्लास में अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये डेफिनेशन ट्रू नहीं है आईडी के लिए। आईडी की डेफिनेशन ये कहती है कि आईडी यूनिक होना चाहिए। मींस अगर आपने एक आईडी एक HTML डॉक्यूमेंट में एक बार बना दी, तो उसे दोबारा मत बनाओ। क्योंकि अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक डिजाइन है जो आपके CSS में लिखी गई है और आपको अपने वेब पेज पे एक ही जगह अप्लाई करनी है, बहुत सारी जगहों पे नहीं अप्लाई करनी, या वो यूनिक कुछ भी यूनिक हो, या ऐसी कोई डिजाइन जो आपको सिर्फ एक ही जगह अप्लाई करनी है पूरे वेब पेज पे नहीं, तो उस केस में हम बनाते हैं आईडी। आईडीज का सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। नो डाउट अगर आप उसे रिपीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन ये उसकी डेफिनेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। ये उसके संस्कारों के खिलाफ, अगर इजी भाषा में कहा जाए तो कोशिश कीजिए, या तो अपने आप को अच्छा डेवलपर बनाइए, आईडी एक बार, क्लासेस मल्टीपल बार, ठीक है। तो मैं अपनी गलती को कर लेता हूं सही, ठीक है। गलती सुधार लेनी चाहिए, तो हमने ली सुधार, अब हो गया सही। अब इसे करते हैं रन, ठीक है। तो अब एक ही जगह पे आ गया। मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं, लिखते हैं कलर, कलर दे देते हैं हम इसे कुछ भी उटपटांग व्हाइट, ठीक है, व्हाइट। अब आ जाते हैं यहां पे और कर देते हैं इसे हम रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखिए व्हाइट बन चुका है और ये दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसे कर लेते हैं अब रेड, ताकि दिखे हमें, ठीक है। यहां पे आके किया रन, तो अब ये दिख रहा है रेड। क्लासेस आईडी आपको समझ में आ गई, आपको टैग और एलिमेंट सेलेक्टर समझ में आ गए, आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर समझ में आ चुका है। अब कुछ और सेलेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर मतलब ऐसा कोई सेलेक्टर जो आपको, ऐसी कोई स्टाइल जो आपको 2 या 3 लोगों को देनी है, लेकिन वो 2-3 लोग अलग अलग हैं, तो उन्हें कैसे देंगे आप वो जानते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए क्लासेस और आईडी और टैग वाले, ठीक है। ग्रुप सेलेक्टर के ऊपर आ जाते हैं हम। अब ग्रुप सेलेक्टर में मान लीजिए मैंने जो स्टाइल इस आईडी को दी है, वही सेम चीज मुझे OL की LI को भी देनी है, ठीक है, या तो ऑर्डर लिस्ट को भी देनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। अब बाहर आ जाते हैं। ग्रुप मतलब जोड़ा, आपको जोड़ी बनानी है, ठीक है। तो हम जोड़ी बनाने वाले आईडी की और अपने OL ऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मेरी आईडी है 2, तो मैंने 2 कर दिया। दूसरा कौन सा मेरा ग्रुप है, जितने भी ग्रुप है उसको लाइन से लिख दो, मेरा ग्रुप है OL। अब मैंने ये लिखने के बाद मैं करूंगा सेम अपना करली ब्रैकेट। इसके बाद मैं यहां पे लिख देने वाला हूं फॉन्ट हाइफन साइज। मैं इनकी साइज बढ़ा के कर देते हैं, चलिए 200 पिक्सल, ठीक है। समझने के लिए कर देते हैं 200 पिक्सल और करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे ये 200 पिक्सल्स के हो गए, जो कि थोड़ा ज्यादा है। इन्हें कर देना चाहिए छोटा, 20 पिक्सल। और इनके कलर को कर देते हैं हम, चलिए इनके कलर को कर दिया जाए, कौन सा कलर कर देते हैं, व्हाइट। और इनका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्लैक, ठीक है। तो अब देखने में अच्छा लगेगा।
अब आ जाते हैं, करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, लोड नहीं हुए। क्यों लोड नहीं हुए? कुछ तो गलती कर दी। गलती ये की कि हमने लगा दिया पाउंड सिंबल, हटा देते हैं। अब यहां पे आते हैं, करते हैं रीलोड। तो ये हो गया रीलोड। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, जो कि है ये क्लास 1। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं अपने क्लास सेलेक्टर के ऊपर और कुछ और आईडीज समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं जो कि बेसिकली यूज होती है बहुत ज्यादा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये ग्रुप सेलेक्टर समझ में आया होगा। ग्रुप मतलब जोड़ी बना देना। जितने लोग भी आपको उस जोड़ी के अंदर चाहिए उन्हें कॉमा कीजिए और खड़े करते हुए चले जाइए, मीन्स उनके टैग, आईडी और क्लासेस को लिखते हुए चले जाइए। फिर जो भी आप अप्लाई करेंगे वो उन सभी को प्रॉपरली अप्लाई हो जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर से मैं क्या चाहता हूं, मुझे ये जो बड़ा सा लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है यहां पे एक बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो अब हम बना रहे हैं बॉर्डर। किसके लिए? अपने लॉरेम इप्सम के लिए। लॉरेम इप्सम की आईडी हम यूनिक करके कर देते हैं बॉर्डर। सेव, यहां पे आके करते हैं रिफ्रेश, तो सब कुछ हो चुका है नॉर्मल। ठीक है, अब आएंगे सीएसएस के अंदर। सीएसएस के अंदर अब बताइए मैंने कौन सी आईडी दी थी वहां पे। जब भी याद ना आए, जाएं दूसरे फाइल के अंदर, नाम देख लें, बॉर्डर लिखा हुआ है, यहां पे आ जाएं। अब नीचे आ जाएं, क्या था क्लास की आईडी? टेल मी। इट वाज क्लास। तो क्लास कैसे लिखते हैं? डॉट, और कौन सा था? बॉर्डर। मैंने लिख दिया बॉर्डर। अब क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर प्रॉपर्टी है, मैंने लिखा बॉर्डर, मारा एंटर। बॉर्डर के अंदर तीन चीजें जाती हैं। पहला, आपको जो बॉर्डर है साइड की वो कितनी मोटी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2 पिक्सल। कैसी चाहिए? सॉलिड। सॉलिड मतलब नॉर्मली जुड़ी हुई। आप डॉटेड कर सकते हैं और डैश कर सकते हैं। ठीक है, डॉटेड में डॉट 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 आएंगे और डैशेस में छोटे छोटे माइनस का सिंबल होते हैं, उस तरह करके लाइन आएगी। और कौन से कलर का चाहिए, तो मुझे फिलहाल के लिए चाहिए वो रेड कलर का। मैंने कर दिया सेव। अब आ जाते हैं यहां पे, और अब आप देखेंगे कि यहां पे आ चुका है रेड बॉर्डर। अगर मैं यहां पे पिक्सल चेंज कर दूं, 7 के बदले 2 के बदले कर दूं 7, अब चेक करते हैं तो हमारी बॉर्डर हो चुकी है मोटी। ठीक है, अब मैं इस बॉर्डर के अंदर क्या करता हूं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा, मैंने कर दिया 25 पिक्सल, कर दिया सेव। अब मैं आगे करता हूं रिफ्रेश, ये हो चुका है बड़ा। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, एक होता है मार्जिन, दूसरा होता है पैडिंग। अब मैं लिखता हूं मार्जिन। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं यहां पे 10 पिक्सल। अब देखते हैं क्या हुआ, तो कुछ फर्क नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। ठीक है, कुछ फर्क नहीं दिखा रहा। इस 10 को कर देते हैं 100। अब आपको फर्क दिखाई देगा। आया यहां पे, देख रहे हैं? तो अब मार्जिन ने क्या किया, ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों तरफ से उसने स्पेस छोड़ दी, मार्जिन दे दी। कितने की मार्जिन दे दी? 100 पिक्सल की मार्जिन दे दी चारों तरफ से। टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट चारों तरफ से उसने क्या कर दिया, मार्जिन दे दिया, मीन्स स्पेस छोड़ दी। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। जैसे आपने मार्जिन देखा, अब होता है पैडिंग। पैडिंग के अंदर फिर से मैं दे देता हूं 10 पिक्सल, इसे कर दिया सेव। अब जब भी मैं यहां पे आके इसे करूंगा रिफ्रेश, तो अब आप देखिए स्पेस आ गई यहां पे, है कि नहीं? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और काम करते हैं, 10 के बदले कर देते हैं 100। अब आते हैं और करते हैं रिफ्रेश, तो स्पेस आ गई। तो आप समझ चुके हैं, मार्जिन मतलब आउटर स्पेस, पैडिंग मतलब इनर स्पेस। ठीक है, इजी था। जब भी आपको बाहर से स्पेस देनी हो तो मार्जिन, जब भी आपको अंदर से स्पेस देनी हो तो पैडिंग। क्लियर हुआ? तो मार्जिन पैडिंग समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और इंपॉर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज को हम करेंगे टैकल। थैंक यू।